अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जनाब। न्यूक्लियर फिजिक्स की एक्सरसाइज हम शुरू करने लगे हैं आज। तो जी पहले मरहले में शॉर्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी। क्या कहते हैं जनाब, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम डिस्कशन करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, वाई हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। हैवी क्यों होते हैं? एक बात ध्यान में रहे, कई सारी हैंडबुक्स में लिखा होगा कि हैवी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ हैवी न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, इसलिए अनस्टेबल होते हैं लाजमी। लेकिन ये कोई मज़ेदार जवाब नहीं है, क्योंकि नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो स्मॉलर एलिमेंट्स की भी कम होती है, तो फिर वो क्यों स्टेबल हो जाते हैं? इसलिए ये कोई मज़ेदार जवाब नहीं है। आपने कहना है कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन ज़्यादा होंगे, पांडे घर में जितने ज़्यादा होंगे खड़केंगे उतने ज़्यादा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन जितने ज़्यादा होते जाएंगे, न्यूक्लियर एक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है एनर्जी एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगी, तो उनके बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोर ओवर, अगरचे हैवी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, फिर भी कभी कभार ये हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स के दरमियान, न्यूक्लियन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाए तो वो बाहर निकल जाएं। उसके बाद जनाब दूसरे के बाद तीसरा जी, अगर एक न्यूक्लियस की हाफ लाइफ है 1 ईयर, तो क्या इसका मतलब है 2 साल के बाद कंप्लीटली डिके हो जाएगा? ना 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 जी ना। 1 साल के बाद आधा रह जाएगा, 2 साल के बाद अद्धे का आधा, चौथा हिस्सा, 3 साल के बाद उसका आधा, 1/8, 4 साल के बाद ऐसे ही 1/2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। इन्फिनिट टाइम चाहिए उसे कंप्लीटली डिके होने के लिए, फिनिट टाइम में कभी भी वो कंप्लीटली डिके नहीं होगा। चौथा जनाब कहता, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके, कितना डिके कर जाएगा 2 हाफ लाइफ के बाद? तो जनाब 1 हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगा, ठीक, और 2 हाफ लाइफ के बाद 25% रह जाएगा। 25%, 1 हाफ लाइफ के बाद 50% रह गया ना, 2 हाफ लाइफ के बाद उस 50% का आधा, 50/2, 25 रह गया, यानी 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स। तो 1/2 की पावर 2, 1/4 रह जाएगा। इसका मतलब है 3/4 का डिके हो गया। तो ये ध्यान रखना है जवाब देते हुए कि पूछा क्या गया है। क्या ये पूछा है कि अनडिकेड कितना रह गया, या ये पूछा है कि कितने का डिके हो गया? वो ध्यान से फार्मूले से जो निकलेगा वो रिमेनिंग एलिमेंट निकलेंगे, कितने न्यूक्लियाइड रह गए वो निकलेंगे, फिर टोटल में से माइनस करके वो बताएंगे आप कितने का डिके हो गया। पांचवा जनाब, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, हाफ लाइफ है तकरीबन 1600 साल और 5 बिलियन साल, 5 अरब साल के लगभग ज़मीन की उम्र है, माशाल्लाह। तो क्या आप बताएंगे कि अभी तक रेडियम क्यों है, अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ 5 अरब सालों में? पहली बात तो ये है जनाब कि फिनिट टाइम में कभी भी कंप्लीट डिके हो ही नहीं सकता। अद्धा रह गया 1600 साल बाद, फिर और 1600 साल गुजर गए, उसमें से अद्धा रह गया, फिर और 1600 साल गुजर गए, उसमें से अद्धा रह गया, और सो ऑन। तो कभी भी उसका कंप्लीटली डिके तो होना ही नहीं है, ठीक। फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ बाच ही जाएगा। फिर दूसरा ये भी है कि कोई और एलिमेंट डिके होकर रेडियम में भी तो कन्वर्ट हो रहा होगा ना, तो ये बनना बिगड़ना जारी रहता है लाइफ में। फिनिट टाइम में कभी भी कोई एलिमेंट कंप्लीटली डिके नहीं होगा रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में। छठा जनाब, ये आपने लिखना है मोटा मोटा, डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर लिखना है अल्फा का, ये आपके सामने स्क्रीन स्टिल करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर ये जनरल ही आपने पढ़ा हुआ है, टॉपिक डिस्कस हमने किया हुआ है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो बीटा का लिख देना है जी, फिर उसके बाद जनाब गैमा का लिख देना है, और अल्लाह खैर सलाह। सातवां जनाब आली, एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल मे आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग। अल्फा और बीटा चूंकि चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से भी आयोनाइज कर सकते हैं, इनका हिट करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो जनाब फिर क्या मसला है? व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स। एक्शन में क्या फ़र्क है? अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करके आयोनाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जो बीटा है, बीटा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों ही हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है इसके चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो वो रिपल्शन के थ्रू करेगा। अगर पॉजिटिव बीटा है तो फिर ये अट्रैक्शन के थ्रू करेगा।
और अल्फा का पाथ होता है, उसकी रेंज होती है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, जबकि बीटा का पाथ होता है स्ट्रैगलिंग, ये खुद भी डेविएट होता है। अल्फा पार्टिकल का खुद डेविएट होना जरा मुश्किल काम है। 8वां, पार्टिकल जो मोर आयोनाइजेशन करता है, मोर आयोनाइजिंग है तो लेस पेनिट्रेटिंग है। वजह देखें जी, आयोनाइजेशन जितनी ज़्यादा करेगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी देगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी देगा, एनर्जी खर्च करेगा, अपनी एनर्जी बेचारे की कम होती जाएगी तो जल्दी रुक जाएगा, जल्दी ब्लॉक हो जाएगा, फिर ज़्यादा गहराई तक, ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकेगा। तो आयोनाइजिंग एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी पेनिट्रेशन पावर उतनी ही कम होगी, एंड वाइस वर्सा। 9वां जी, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है लेंथ एंड शेप ऑफ ट्रैक्स, या विल्सन क्लाउड चैम्बर को आप डिस्कस करते हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर में जब आप रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं तो अल्फा, बीटा और गैमा की डिफ्रेंशिएशन होती है उनके पाथ से मटेरियल के अंदर। अल्फा का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता है क्योंकि ये हैवी एलिमेंट है तो इसका अपना डेविएट करना काफ़ी मुश्किल काम है, और स्ट्रेट थिक मोटा ट्रैक होता है, कोई ज़्यादा है ना, जो आयनाइजिंग ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा आयनाइज करवाएगा उतनी क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, इसके क्लाउड ज़रा गहरे बनेंगे, डेंस क्लाउड बनेंगे। बीटा के क्लाउड होंगे माठे माठे सी, और स्ट्रेगलिंग रैंडम पाथ होगा, मुड़ता तुड़ता जाएगा। गैमा के नन्हे मुन्ने स्पॉट्स बनेंगे, कहीं कहीं टावे टावे, जिसे स्याही के धब्बे सूट पे गिर जाए, इंक तो उसके बनते हैं वैसे। 10वां जनाब आली, वाई मस्ट अ गिगर मुलर ट्यूब, अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए क्यों थिन एंड विंडो चाहिए। थिन बिल्कुल बारीक सी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो बड़ी बारीक सी तह से पेपर से भी रुक जाते हैं, तो बड़ी बारीक सी विंडो चाहिए इनको अंदर दाखिल करवाने के लिए। ओपन भी नहीं छोड़ सकते, अंदर की गैस बाहर आ जाएगी। तो गैमा रेडिएशन के लिए ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाते हैं बड़ी आसानी से, उसके लिए चाहे हर तरफ से बिल्कुल ही नॉर्मल ट्यूब हो तो वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। अल्फा के लिए थिन एंड बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जनाब आली, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये आपने जनरली सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को एक्सप्लेन कर देना है कि ये क्या होता है। ये फोटो डायोड की तरह ही है, पीएन जंक्शन है, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है, सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर कहते हैं, क्योंकि एन रीजन की थिकनेस होती है बहुत कम, डिप्लीशन रीजन बिल्कुल सरफेस पे ही लगता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर बैरियर तक रसाई हासिल कर सकें। तो ये पल्स अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट रेडिएशन पल्स जनरेट करेगा, अल्फा बीटा गैमा की डिफरेंट पल्स जनरेट करेगा। तो क्रिटिकल मैस क्या है, ये वो कम से कम मैस है जो चाहिए चेन रिएक्शन करवाने के लिए। तो प्रैक्टिकली इससे ज़्यादा मैस होगा तो चेन रिएक्शन होगा। इसकी वैल्यू सैंपल पे डिपेंड करती है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती है। यहाँ पे सैंपल के तौर पे वैल्यू दी हुई है 92 235 के लिए 52 kg, किसी एक सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहरहाल ये वैल्यू चेंज हो सकती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए। न्यूक्लियर पावर और जो फोसल फ्यूल जनरेटर पावर, आम जो है फर्नेस ऑयल से पैदा करने वाले, कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट है, इनमें तो जनाब देखें एडवांटेजेस। तो जनाब जो फ्यूल हैज़ स्मॉल कॉस्ट, स्मोक पैदा नहीं करता। जनाब जो इसमें है न्यूक्लियर पावर जनरेटर है ये स्मोक पैदा नहीं करता कोयले के प्लांट की तरह, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं कैन बी रीप्रोसेस्ड। तो जनाब डिसएडवांटेजेस क्या है जी, रेडिएशन का इफेक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव होती हैं और डेंजरस होती हैं, आसानी से इनको ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, मजबूरी होती है। 14वां जी, व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव। दो पॉजिटिव चार्जेस को एक न्यूक्लियस की रेंज में बहुत करीब लेके आना बहुत मुश्किल काम होता है, कई मिलियंस ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ये काम करने के लिए। तो इसलिए ये मुश्किल है सस्टेन करना और इसको इनिशिएट करना, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जेस को 10⁻17 मीटर की रेंज में लेके आना एक मुश्किल काम है। तो जनाब फ्यूजन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए जी। तो जनाब हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज चूँकि लिमिटेड हैं तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के सोर्स हम ढूंढें। तो फ्यूजन में जनाब फ़ायदा तो ये है कि इसका फ्यूल आसानी से अवेलेबल है, लेकिन मसला ये है कि इनिशिएट करना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है। एडवांटेज ये है कि इससे रेडिएशन नहीं निकलती फ्यूजन से बिल्कुल, और आसानी से मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा इसके मिल सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि अभी तक तो पॉसिबल ही नहीं हो सका, और शुरू कराना भी मुश्किल है। शुरू कराना औखा, शुरू हो जाए तो रोकना औखा। तो जनाब और
पोल्यूशन इससे नहीं निकलती, किसी तरह की एनर्जी आपको मिल जाती है, और न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट का इशू नहीं है जैसा कि फिशन प्रोडक्ट में होता है। अच्छा जी, 16वां जनाब, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है। देखिए जैसे बैकग्राउंड सिंगर होता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन आवाज़ आ रही होती है, तो आपके पास एपरेंटली आपके सामने कोई रेडिएशन का सोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रेडिएशन मौजूद है। तो आप जहां बैठे हैं इस वक्त यहाँ पे भी अगर आप जीएम काउंटर ला के रखें ना, वो भी कुछ ना कुछ काउंट देना शुरू कर देगा। ये बैकग्राउंड रेडिएशन है जो एपरेंट सोर्सेज की गैर मौजूदगी में ही रेडिएशन आपको डिटेक्ट होती रहती है। इसके एपरेंट सोर्स कौन है? ब्रिक हाउसेस और कॉस्मिक रेडिएशन काफ़ी इसका मेजर सोर्स है। ज़मीन से निकलने वाली जो रेडिएशन है, ज़मीन की तह में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वहाँ से भी रेडिएशन पैदा होती रहती है, निकलती रहती है। तो मतलब और ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एक्सरे प्रोडक्ट्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, इनसे भी रेडिएशन निकलती है। ये अपेरेंटली टिपिकल रेडिएशन के सोर्स में ऐसा सच नहीं आते क्योंकि कॉमन यूज़ होते हैं, लेकिन रेडिएशन निकल रही है तो अड़ोस पड़ोस में इनकी रेडिएशन भी जा रही होगी। हालांकि वो कहेंगे यार साढ़े घर रेडिएशन का सोर्स तो कोई नहीं, आप पकड़ा यूरेनियम खाने हैं, लेकिन इसके बावजूद रेडिएशन मौजूद होगी और यही बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती है। अच्छा, कहते हैं अल्फा और बीटा सोर्सेज को अगर आप निगल लें, अल्फा रेडिएशन का सोर्स है कि बीटा का सोर्स है, यूरेनियम खा लो, स्ट्राशियम खा लो, तो फिर क्या असर होगा या कौन ज़्यादा डेंजरस होगा? अगर आप खा लेंगे तो अल्फा ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि अंदर जाके अल्फा ज़्यादा आयनाइज कराएगा, ज़्यादा डैमेज करेगा। अगर आप खाएंगे नहीं तो स्किन के ऊपर रेडिएशन पड़ती है, फिर बीटा ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, अंदर गहराई तक जाके मार करेगा। अल्फा तो सरफेस पे ही माड़ा मोटा डैमेज करेगा, ठीक, लेकिन अगर आप खा लेंगे तो अंदर से जाके फिर अल्फा ज़्यादा डेंजर साबित हो सकता है। तो जनाब शॉर्ट क्वेश्चन हो गई हैं ख़त्म। न्यूमेरिकल करेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। खाना खा लें हम जाके। अल्लाह हाफिज़।